हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे सेशन में स्वागत है। हमारा कल टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर हमने मौर्य काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं हमारी इस क्लास के अंदर मौर्यकालीन प्रशासन कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था। इस मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत जो मौर्य साम्राज्य था वो कितने भागों में बंटा हुआ था, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सभी से यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, मौर्यकालीन प्रशासन। देखो, ये जो मौर्यकालीन प्रशासन था ये 6 भागों में बंटा हुआ था। सबसे पहले उन भागों के नाम देखेंगे कि वो 6 भाग हैं कौन कौन से। सबसे पहले आ जाएगा इसमें केंद्रीय प्रशासन। पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन। वर्तमान स्वरूप की तरह है ये केंद्रीय भाग, हमारा राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही होती है, उसी तरह मौर्य काल में भी केंद्रीय स्वरूप था। इसके बाद आता है दूसरा, इसके अंदर आ जाएगा प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था के अंदर कि जो मौर्यकालीन प्रशासन था या मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो कितने भागों में बंटा हुआ था। और इसमें आ जाएगा तीसरा, आ जाएगा इसमें नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन कि मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत जो नगरों की व्यवस्था थी उनको चलाने के लिए, उनको संभालने के लिए कितनी समितियां थी और उन्हें कितने भागों में बांटा गया था, किस समिति में कितने कितने सदस्य होते थे, वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आ जाएगा इसमें 4 नंबर, आ जाएगा इसमें सैन्य व्यवस्था कि मौर्य काल में राजाओं के पास कैसी सैन्य व्यवस्था होती थी। और 5वीं आ जाएगी इसमें न्याय व्यवस्था। और 6 नंबर आ जाएगा इसमें गुप्तचर व्यवस्था। ये जो मौर्यकालीन प्रशासन था उसके ये 6 भाग हैं। आज हम क्या करेंगे, एक तो ये 6 भागों को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो आ जाएगा मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी पूरी क्लास इसके ऊपर ही बेस्ड रहेगी, कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊंगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि डाउट है, कहीं समस्या आ रही है, तो आप अपनी नोटबुक को पास में रखिए और उसको वहां से देखिए, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता है और इस बार के एग्जाम के लिए आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और साथ में इसको मौर्यकालीन समाज को, क्योंकि ये जो अभी तक क्वेश्चन है अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। तो शुरू करते हैं हम हमारे मौर्यकालीन प्रशासन को। जो हमारे मौर्यकालीन प्रशासन का जो पहला पॉइंट है इसमें केंद्रीय भाग। देखो, मौर्यकालीन प्रशासन को शुरू करने से पहले अपने एक चीज देखेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासन में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं। सबसे पहले इनके देखेंगे कि ये 7 अंग कौन कौन से। सबसे पहले आ जाएगा इसमें राजा, दूसरा अमात्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए हैं, नाम लिखिए। तो राज्य के कितने अंग थे, 7 अंग थे, उनके नाम लिख रहे हैं अपने। 3 हो गए। चौथा आ जाएगा इसमें पहला राजा, अमात्य, जनपद, चौथा आ जाएगा इसमें दुर्ग, 5वां आ जाएगा इसमें कोश, छठा आ जाएगा इसमें सेना और 7वां इसमें आ जाएगा मित्र। ये राज्य के 7 अंग थे। किसके द्वारा बताए गए थे, ये बताए गए थे कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में। अब हम बात करेंगे कि राजा के द्वारा इन अधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी, राजा के द्वारा जो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जितने भी अधिकारी मंत्री नियुक्त किए जाते थे उनकी जांच जो की जाती थी, वह जो जांच प्रथा जो थी वह उपदा परीक्षण कहलाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको सारा समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं केंद्रीय प्रशासन पर कि जो मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासन थी
इसके अंदर सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। इन 18 विभागों को तीर्थ कहते हैं। इन 18 विभागों को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और इन तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहते थे? इन तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता है। इन तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महामात्र कहा जाता है। ये मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन का पहला पॉइंट है। केंद्रीय प्रशासन के अंदर आपने ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है जिसे तीर्थ कहते हैं और इन तीर्थों का अध्यक्ष महामात्र कहलाता है। अब हम बात करेंगे आगे इन तीर्थों के अध्यक्ष की अगर बात करें, जैसे इसमें एक पॉइंट आता है समाहर्ता का। एक पॉइंट किसका आ गया? समाहर्ता। ये जो समाहर्ता जो विभाग था ये किसके अंदर आता है? अधिकारी जो था कौन से विभाग का था? ये राजस्व अधिकारी होता था। राजस्व अधिकारी आपको पता है कि इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा जनता से कर वसूल करना, जनता से कर प्राप्त करना। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपने कर वसूल करना, ये इसका कार्य हो जाएगा। और इसके अलावा आय व्यय का बजट तैयार करना, आय व्यय हो जाएगा इसमें, और बजट तैयार करना। देखो राजा के अधिकारी के द्वारा राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि कितना खर्च किया जाएगा जनता के लिए वो सारा का सारा बजट में निर्धारित होगा और उस बजट के अंदर ही संपूर्ण डिटेल रखी जाती है। इसके अलावा मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही 26 विभागाध्यक्षों का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि 26 जो विभागाध्यक्ष हैं, विभागों के जो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी हम ध्यान में रखेंगे। इनके अंदर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्षों के नाम आपने याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? इसमें समाहर्ता पढ़ा था। समाहर्ता का क्या काम होता था? समाहर्ता का कार्य होता था राजस्व एकत्रित करना। इसके बाद आ जाएगा सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा इसमें सीताध्यक्ष। अब ये किसके अंदर आ गए? ये ना 26 विभागों के अध्यक्ष हैं। सीताध्यक्ष किसका होता था? ये होता था कृषि विभाग का। किस विभाग का होता था? ये कृषि विभाग का होता था। और इसमें 3 नंबर आ जाएगा इसमें पन्याध्यक्ष। ये जो पन्याध्यक्ष होता था ये होता था व्यापार विभाग का होता था। और 4 नंबर इसमें आ जाएगा मुद्राध्यक्ष। और इसके अलावा 5 नंबर आ जाएगा इसमें लक्षणाध्यक्ष। और 6 नंबर इसमें आ जाएगा विविताध्यक्ष। यानी कि ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट विभागों के अध्यक्ष हैं जिनके बारे में आपने जानकारी रखनी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट विभागों के अध्यक्ष हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार। इन 26 विभागों की अगर हम बात करें जिसकी हमें जानकारी किस में मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। समाहर्ता जो राजस्व विभाग का अधिकारी था, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का है, पन्याध्यक्ष व्यापार का हो जाएगा, मुद्राध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष। ये लक्षणाध्यक्ष जो है ये हो जाएगा मुद्रा जारी करने वाला। लक्षणाध्यक्ष किसका हो जाएगा? ये मुद्रा जारी करने वाले विभाग का अध्यक्ष होगा। ये जो विविधताध्यक्ष है ये हो जाएगा चारागाह विभाग का। जो पशुओं के लिए चारा एकत्रित किया जाता है उस विभाग का ये अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा 7वां आप लिख सकते हो इसके अंदर आठवीं। ये जो 8वीं है ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा वन विभाग का अध्यक्ष। 8वीं किसका हो जाएगा? वन विभाग का अध्यक्ष हो जाएगा। ये था हमारा मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन का पहला भाग कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अगले दूसरे भाग पर। इसका जो दूसरा भाग रहेगा इसके अंदर हम दूसरे भाग में करेंगे मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था की। जो मौर्यकालीन साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में बंटा हुआ था। दूसरा भाग है इसका ये मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था या प्रांतीय प्रशासन। ये जो मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था थी ये 5 भागों में बंटी हुई थी। 5 भागों में या 5 प्रांतों में बंटी हुई थी। जैसे हमारा भारत देश है वो कितने राज्यों में बंटा हुआ है? 28 राज्यों में।
उसी तरह मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो कितने भागों में बंटा हुआ था, 5 प्रांतों में बंटा हुआ था। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वो 5 प्रांत कौन कौन से हैं। पहला इसमें आ जाएगा उत्तरापथ, दूसरा इसमें आ जाएगा मध्य देश, तीसरा इसमें आ जाएगा दक्षिणापथ, चौथा इसमें आ जाएगा अवंती और पांचवा इसमें आ जाएगा कलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों, ध्यान में रखना है आपने। अब हम देखेंगे इसकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इसकी राजधानी। जैसे उत्तरापथ की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला, उत्तरी भारत का स्थान है ये, हमें नाम से ही पता चल रहा है। उत्तरापथ, उत्तर में तक्षशिला, तक्षशिला ये जो है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। प्राचीन भारत का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होता था, जहां विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। नेक्स्ट देखेंगे मध्य देश, मध्य यानी कि बीच का, तो बीच में आ जाएगी पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी थी। तीसरी आ जाएगी दक्षिणापथ यानी कि भारत का दक्षिण भाग, इसकी राजधानी हो जाएगी सुवर्णगिरी। इसके बाद आता है अगला, इसमें आ जाएगा अवंती, अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैनी। और पांचवा आ जाएगा इसमें लास्ट कलिंग, कलिंग की राजधानी हो जाएगी तोसली। ये जो कलिंग प्रांत था इसको जीता था सम्राट अशोक ने, हम पीछे डिस्कस करके गए थे। जब सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का जो युद्ध था 261 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था ये युद्ध, और इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और कौन सी नीति को अपनाया था, धम्म नीति को अपनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए फैक्ट हैं ये। अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो राजा महाराजा थे इन पर ये किन किन राज्यों पर शासन किया करते थे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साम्राज्य। अब जो साम्राज्य है, साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, सिंपल सी बात है, वो कौन होगा, राजा होगा या फिर सम्राट होगा, दोनों एक ही हैं। अब साम्राज्य किसमें बंटा था, प्रांतों में बंटा था। प्रांतों पर किसका अधिकार होगा, प्रांतों का अधिकारी होता है आर्यपुत्र या फिर राजकुमार, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी इन प्रांतों का अधिकारी होता था। अब प्रांत किसमें बंटे होते थे, प्रांत बंटे होते थे विषयों में, और विषयों का अधिकारी हो जाएगा विषयपति। विषयों का अधिकारी क्या कहलाएगा, विषयपति कहलाएगा। इसके अलावा जिले का अधिकारी होता था स्थानिक, जिले का अधिकारी कौन होगा, स्थानिक होता था। और ये जो स्थानिक होता था ये प्रदेष्टि नामक अधिकारी के अधीन होते, समाहर्ता नामक अधिकारी के अधीन होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपने कि साम्राज्य, मौर्यकालीन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, ग्राम होती थी। 10 ग्रामों का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, वो गोप कहलाता था। यानी कि प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी कौन सा हो गया, वो हो गया गोप। गोप कितने गांवों का अधिकारी होता था, 10 गांवों का अधिकारी होता था। ये था हमारा मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था। दोबारा से एक बार बता देता हूँ इसको। सबसे पहले राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हो जाएगी, मध्य देश की पाटलिपुत्र, और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी और कलिंग की तोसली। इसके अलावा जो मौर्यकालीन साम्राज्य था वो प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांत विषयों में बंटे हुए थे, विषयों का अधिकारी विषयपति, जिले का अधिकारी स्थानिक होता था। और मौर्यकालीन प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कौन सी होती थी, वो ग्राम होती थी। 10 ग्रामों का अधिकारी क्या कहलाता था, गोप कहलाता था। ये थी हमारी मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था। अब हम बात करेंगे आगे हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा नगरीय व्यवस्था। नगरीय व्यवस्था के अंदर क्या था कि मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर कुछ समितियां बनाई गई थी नगरों के दौरान, कि जो नगर होते थे वो कितनी समितियों के अंदर बंटे हुए थे। जैसे तीसरा पॉइंट था हमारा नगरीय व्यवस्था। ये जो नगरीय व्यवस्था थी इसके अंदर 6 समितियां थी, ये 6 समितियों में बंटी हुई थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो जाएंगे? 5। तो कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे 30। एक समिति में 5 है तो 6 समितियों में कितने हो जाएंगे? 30 सदस्य हो जाएंगे। अब वो समितियां कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहले समिति आ जाएगी उद्योग शिल्प से संबंधित, उद्योग शिल्प से संबंधित। दूसरी आ जाएगी इसके अंदर, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूं समझ लीजिए कि आपका एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। दूसरी कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? दूसरी हो जाएगी इसमें विदेशियों की देखरेख करना। पहली समिति उद्योग शिल्प से संबंधित, दूसरी विदेशियों की देखरेख करना, तीसरी हो जाएगी जन्म मरण से संबंधित, कि राज्य के अंदर, मौर्य साम्राज्य के अंदर किस व्यक्ति का जन्म हुआ, जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका उस जन्म पुस्तिका में नाम दर्ज करवाना, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका उस मरण पुस्तिका में नाम दर्ज करवाना, यानी कि लेखा जोखा रखने का कार्य। और चौथी समिति आ जाएगी इसके अंदर व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। पांचवी हो जाएगी निर्मित वस्तुओं के व्यापार से संबंधित, निर्मित वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। और छठी समिति हो जाएगी इसमें बिक्री कर से संबंधित, कि जो वस्तुओं की जो बिक्री की गई है उसके कर से संबंधित है, कि राजा के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा जो अधिकारी निर्धारित किए गए हैं वो जनता से कितना कर लेंगे। तो बिक्री कर के अंदर जो कर वसूल किया जाता था वो कितना होता था? कुल बिक्री का 1/10वां भाग। ये सारे किसके अंदर आते थे? ये आते हैं नगरीय प्रशासन के अंदर, नगरीय व्यवस्था के अंदर। दोबारा से देख लो एक बार, नगरीय जो व्यवस्था थी इसमें 6 समितियां बनाई गई थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। पहली समिति आ जाएगी इसमें उद्योग शिल्प से संबंधित है, दूसरी विदेशों की देखरेख से संबंधित है, तीसरी जन्म मरण से संबंधित है, चौथी व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, और पांचवी निर्मित वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है, और छठी बिक्री कर से संबंधित है। ये सारा हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे वाले पॉइंट पर। 4 नंबर पॉइंट आ जाएगा इसमें सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल में मौर्य शासकों के पास कितनी सेना होती थी, उसके रख रखाव के लिए कितनी समितियां थी, मौर्य सेना कितने भागों में बंटी हुई थी, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो सैन्य व्यवस्था के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि सैन्य व्यवस्था जो थी वो 5 भागों में बंटी हुई थी। ये 5 भागों में बंटी हुई थी। 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगी इसमें पैदल सेना, दूसरी आ जाएगी इसमें अश्वारोही यानी कि घुड़सवार, तीसरी सेना आ जाएगी इसमें रथ सेना, चौथी आ जाएगी इसमें गजारोही यानी कि हाथियों वाली, और पांचवी आ जाएगी इसमें नौसेना, समुद्री सेना। ये सेना किसकी थी? मौर्यकालीन शासकों के पास। अब इसके रख रखाव के लिए इन 5 भागों की रख रखाव के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। इनके रख रखाव के लिए इनके लिए 6 समितियां बनाई गई थी। और सेना का जो प्रबंधन अधिकारी होता था, जो सैन्य प्रबंधन अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? सैन्य प्रबंधन अधिकारी अंतपाल कहलाता था। अंतपाल, सैन्य प्रबंधन अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। इसके अलावा मौर्य काल के अंदर एक अधिकारी आया था राजदूत के रूप में, मैक्सथनीज। मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन सैनिकों की संख्या बताई है कि मौर्यकालीन के अंदर मौर्य काल में 6 लाख पैदल सैनिक थे। मौर्य काल में सैनिकों की संख्या की बात करें तो कितने थे? 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे यानी कि घुड़सवार। 50,000 कितने हो जाएंगे? घुड़सवार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास 9,000 रथ थे और 800 हाथी थे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 9,000 हाथी थे इनके पास और 800 रथ थे। और इसके अलावा इनके पास क्या थी? नौसेना थी।
ये इतनी बड़ी जो विशाल सेना थी किनकी बताई गई है, ये बताई गई है मौर्यकालीन शासकों की। समझ आ गया, ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। अब हम चलते हैं हमारा 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर आ जाएगा इसमें न्याय व्यवस्था, कि मौर्य काल में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, न्याय करने का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो कौन होता था। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो कौन होता था, वो होता था राजा स्वयं होता था, सम्राट खुद होता था। निचले ग्राम स्तर से लेकर के संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानीय लेवल तक के, जनपद लेवल तक के भी न्यायालयों का निर्माण किया गया था और प्रत्येक न्यायालय के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब हम एक चीज और देखेंगे कि जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था थी वो 2 भागों में बंटी हुई थी। 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला आ जाएगा इसमें धर्मस्थीय और दूसरा आ जाएगा इसमें कंटक शोधन। अब ये जो धर्मस्थीय था ये इसमें कौन से मामले आते थे, इसमें आते थे दीवानी मामले। धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर कौन से मामले आते थे, दीवानी मामले आते थे। और कंटक शोधन में कौन से मामले आते थे, फौजदारी मामले आते थे। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि हम इनको याद कैसे करें। देखो धर्म है तो यहाँ पे दय है, तो यहाँ पे भी दय है, धर्म से दीवानी। और दूसरी बात ये जो है कांटे हैं, कांटे हटाने का काम कौन करते हैं, हमेशा फौजी करते हैं। हमारा जो बॉर्डर एरिया है उनका काम क्या होता है, फौजियों का काम क्या होता है, बॉर्डर पर जो कांटे हैं उनको दूर करने का कार्य किसका होता है, फौजी का होता है। इसलिए छोटा सा कंसेप्ट है, आपको याद रखने के लिए आपने ध्यान में रखना है इसको। अब हम देखेंगे इसके अंदर मामले किस प्रकार के आते थे। देखो इसमें मामलों पर सुनवाई करने के लिए धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर 3 धर्मस्थ होते थे। धर्मस्थ का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनको व्यवहारिक रूप से, धार्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त हो। और इसके अलावा इसमें 3 अमात्य होते थे। अमात्य ये जो पद था राजा के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता था। वैसे तो उत्तराधिकारी होता था बट प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो ये राजा के बाद सबसे बड़ा पद होता था। उसी तरह इसके अंदर भी इसमें क्या होता था, इसमें तीन अमात्य होते थे और साथ में 3 प्रदेष्टि अधिकारी होते थे। प्रदेष्टि का कार्य होता था अपने निचले स्तर के अधिकारियों के कार्यों की जांच करना, जिसके अंदर स्थानीय स्तर के भी आ जाएंगे, ग्राम स्तर के भी आ जाएंगे। इन अधिकारियों के कार्यों की जांच करना। अब इन दोनों का कार्य क्या होता था, मामले की जांच करके उस पर सुनवाई करना। अब इसके अंदर मान लीजिए इसमें आगे चोरी से संबंधित मामले हैं, डकैती से संबंधित मामले हैं, मारपीट से संबंधित मामले, और इसी तरह इसके अंदर भी मामले आएंगे। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था, न्याय के ऊपर। और न्याय करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा होता था। ये था हमारा न्याय व्यवस्था। अब हम चलते हैं, इसका हमारा लास्ट जो पॉइंट था मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का, वो आ जाएगा इसमें गुप्तचर। कि मौर्य काल में राजा को सूचना देने के लिए गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया था। गुप्तचर विभाग भी नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। ये जो गुप्तचर प्रणाली थी इसके 2 भाग थे। पहला आ जाएगा इसमें संस्था और दूसरा आ जाएगा इसमें संचरा। बहुत ही सिंपल है, याद रखने में भी आसान है। देखो संस्था एक ही जगह होती है तो ये क्या करेंगे, एक ही स्थान पर रह करके सूचनाएं एकत्रित करते थे। एक ही स्थान पर रहकर सूचनाओं को इकट्ठा करते थे। और ये जो संचरा है, संचरा मतलब संचार कर रहे हैं घूम घूम कर, इनका क्या काम होता था, ये घूम घूम कर सूचनाओं को इकट्ठा करते थे। मौर्यकालीन समाज के अंदर मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था में 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक तो संस्था और दूसरी संचरा। संस्था जो थी वो एक ही स्थान पर रह करके सूचनाएं इकट्ठी करती थी, और जो संचरा होती थी वो अलग अलग स्थानों पर घूम घूम कर सूचनाओं को इकट्ठा करते थे। ये थी हमारी मौर्यकालीन प्रशासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हर बार यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। ये मान के चलो कि 90% है, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक का पेपर हो या फिर आपका वार्षिक का हो,
क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आता ही आता है। अब हम बात करेंगे हमारे मौर्य वंश का, अंतिम टॉपिक है, और हमारा कल टॉपिक शुरू हो जाएगा नया वंश, जिसके अंदर हम करेंगे शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो इन दोनों टॉपिक को, कंसेप्ट को आपने तैयार रखना है। तो लास्ट टॉपिक है मौर्य काल का, इसके अंदर आ जाएगा हमारा मौर्यकालीन समाज। ये जो मौर्यकालीन समाज था किस प्रकार का था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, महिलाओं का सम्मान किस प्रकार किया जाता था, क्या यहाँ पे दास प्रथा थी, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो मौर्यकालीन समाज के ऊपर सबसे पहले अपने आधार, अपने कंसेप्ट की बात करें तो वो दिए थे कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन किया है कि इसने वर्णाश्रम को आधार बताया है, वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक आधार बताया है। और दूसरी बात, इसके अलावा इसने निम्न जातियों का भी वर्णन किया है, जिसके अंदर आ जाएगी पाशर्व, शता, शूद्र, रथकार। ये वो जातियां हैं जो निम्न जातियां हैं, जिनके बारे में जो वर्णन है, जो उल्लेख है, वो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। इसके अलावा अगला आ जाएगा इसमें मैक्सथनीज। अगला कौन सा आ जाएगा इसमें? मैक्सथनीज आ जाएगा। और आपको पता है कि मैक्सथनीज ने मौर्यकालीन समाज की जो जानकारी है वो किस पुस्तक में दी होगी? इसने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर। इंडिका पुस्तक किसकी थी? मैक्सथनीज की थी। अब मैक्सथनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में इसने डिवाइड किया है? 7 भागों में। 7 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगा इसमें दार्शनिक। पहला भाग दार्शनिक हो जाएगा, दूसरा किसान हो जाएगा, तीसरा पशु दानव या फिर शिकारी, चौथा इसमें हो जाएगा पशु दानव या शिकारी हो गया, चौथा हो जाएगा इसमें कारीगर या फिर शिल्पी। ये किसके द्वारा वर्णित किए गए थे? ये किए गए थे मैक्सथनीज के द्वारा। और 5वां आ जाएगा इसमें सैनिक आ जाएगा, छठा इसमें निरीक्षक, जांच करने वाला, और 7वां आ जाएगा इसमें सभासद। सभासद का मतलब कि इन 6 के अलावा जो भी रह गया है वो किसके अंदर शामिल होगा? सभासद में। इनके बारे में वर्णन किसने किया था? मौर्य काल के अंदर आए यूनानी राजदूत के रूप में कौन थे? मैक्सथनीज ने इनके बारे में वर्णन किया है। तो इसके अलावा मैक्सथनीज ने कौटिल्य के आधार के बारे में उल्लेख नहीं किया, उसने समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया, समाज में अन्य किसी जाति का उल्लेख नहीं किया, और इसने मौर्य काल के अंदर मैक्सथनीज के अनुसार दास प्रथा भी नहीं थी। तो दो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मौर्य काल कंप्लीट। इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप अपनी नोटबुक को ओपन कीजिए और देखिए कि कहाँ समस्या आ रही है। अगर आपको समस्या आ रही है तो आप फिर भी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी समस्या को वहाँ कमेंट करें, हम उसके ऊपर जरूर विचार विमर्श करेंगे। और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शुंग वंश और सातवाहन वंश। इसे अपने से पहले से आप रेडी रखें ताकि समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।